हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको क्लास 12 का अकाउंट टॉपिक लेके चलने वाला हूँ कंपनी। स्टूडेंट, कंपनी का हमारा सब टॉपिक है वो है इशू ऑफ शेयर, अंशों का निर्गमन। अंशों का निर्गमन स्टूडेंट दो प्रकार से होता है। नंबर फर्स्ट जो होता है स्टूडेंट हमारा अंशों का निर्गमन वो होता है इशू ऑफ शेयर इन कंसीडरेशन फॉर कैश, रोकड़ के प्रतिफल के लिए अंशों का निर्गमन, यानी कि पैसे की जब जरूरत होती है जब अंशों का निर्गमन करते हैं। दूसरा है हमारे पास इशू ऑफ शेयर फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश, रोकड़ के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल के लिए अंशों का निर्गमन। अब ये तो हम जानते हैं कि जब पैसे की जरूरत होगी अंशों का निर्गमन कर लेंगे, लेकिन जब हमारे पास पैसों की जरूरत नहीं है तो अन्य प्रतिफल के लिए अंशों का निर्गमन किस प्रकार से करते हैं स्टूडेंट, इस चीज को हम समझेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी कंपनी में हमें काम करने के लिए मशीनरी की जरूरत थी। अब जब हम मशीनरी लेने के लिए गए तो वहां पर जो हमारे पास मशीनरी बेचने वाला था उससे हमने कॉन्ट्रैक्ट किया कि भाई एक काम करो, आप हमें मशीनरी दे दो, उसके बदले हम आपको पैसे ना दे करके अपनी कंपनी के शेयर दे देंगे। तो ये क्या हो गया स्टूडेंट, ये हो गया कैशलेस ट्रांजैक्शन। यहाँ पर रोकड़ का कहीं भी आना जाना या कैश का कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, मशीन भी उसके पास से हम स्टूडेंट लेकर के आए और उसके बदले उसको शेयर दे दिए। तो ये हमारे पास है इशू ऑफ शेयर फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश। स्टूडेंट, इसकी एंट्री कैसे बनाएंगे, मैं इसको एक एंट्री के रूप में आपको बताना चाहूंगा। यहाँ पर आप जब एंट्री बनाते हैं, जैसे मैंने मशीनरी के बारे में बताया, कोई भी हो सकती है मशीनरी, बिल्डिंग, कुछ भी एक्सवाइजेड होगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहली एंट्री बनाएंगे जब हम एसेट्स लेंगे, एसेट्स अकाउंट डेबिट। क्या एंट्री बनाएंगे स्टूडेंट, एसेट्स अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट कर देंगे टू वेंडर अकाउंट। वेंडर कौन होगा, जिससे हमने खरीदा है, जिससे हमने एसेट्स ली है या मशीनरी को खरीदा है। ठीक है स्टूडेंट, नरेशन बनाने में बीइंग असेट्स परचेज। अब जो उसको पेमेंट करेंगे वेंडर को, वो किसके लिए कर रहे हैं, असेट्स के लिए कर रहे हैं। किस रूप में कर रहे हैं स्टूडेंट, शेयर के रूप में कर रहे हैं। तो क्या एंट्री बना देंगे, वेंडर्स अपोस्ट्रोफ ऐसे लगा देंगे यहाँ पर, वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है स्टूडेंट, डायरेक्ट लिख देंगे बी शेयर इशू फॉर वेंडर। ठीक है स्टूडेंट, ये था जब हम कोई एसेट्स परचेज करते हैं। कभी कभी क्या होता है, हमारे पास जब हम फैक्ट्री बनाते हैं या हमारे पास कोई टेक्निकल आदमी काम करता है, उसके लिए हम अंशों को दे देते हैं, तो वो भी हमारे पास अदर देन कैश होगा, कैशलेस ट्रांजैक्शन होगा। तो यहाँ पर एसेट्स की जगह क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पर हो जाएगा सैलरी, और सैलरी को हमको पेमेंट करना होगा। क्लियर स्टूडेंट, इसके बाद हमारे पास आता है इशू फॉर शेयर इन कंसीडरेशन फॉर कैश। स्टूडेंट, ये हमारे पास इशू ऑफ शेयर कंसीडरेशन फॉर कैश जो होता है, ये तीन कंडीशन में होता है स्टूडेंट। वो कंडीशन कौन कौन सी है हमारे पास, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। यदि हम हिंदी में लेके चलते हैं, सममूल्य पर, अधिमूल्य पर और बट्टे पर। यहाँ पर स्टूडेंट जो हमारा शेयर होता है या अंश होता है, उसके तीन प्राइस होते हैं, तीन मूल्य होते हैं। सबसे पहले होता है फेस वैल्यू, जिसको बोलते हैं अंकित मूल्य। दूसरा जो आपके पास होता है वो होता है इशू वैल्यू, निर्गमित मूल्य। तीसरा होता है मार्केट वैल्यू या मार्केट प्राइस, वो होता है बाजार मूल्य। लेकिन
स्टूडेंट हमारे पास अभी यहाँ पर दो मूल्य हम लेकर के चल रहे हैं, पहला वाला फेस वैल्यू और दूसरा वाला इशू वैल्यू। इशू वैल्यू स्टूडेंट फॉर एग्जांपल हमारा शेयर यदि 10 रुपए का है और उसको 10 रुपए में हम बेच रहे हैं, वो कहलाएगा एट पार, सब मूल्य पर जितने का है उतने का बाजार में बेचना। इसके बाद एट प्रीमियम फॉर एग्जांपल हमारे पास शेयर 10 रुपए का है, उसको हम 10 रुपए में प्रीमियम को हिंदी में अधिमूल्य भी कहते हैं, मूल्य से अधिक यानी कि उससे कुछ ज्यादा का बेचना, 12 रुपए का बेचना तो हो जाएगा एट प्रीमियम पर। एट डिस्काउंट जिसको हिंदी में हम बट्टा ये अवमूल्य कहते हैं, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, अवमूल्य मूल्य से कम 10 में आप माइनस कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा अब अवमूल्य। स्टूडेंट यहाँ पर फिर से एक बार समझेंगे, अंशों का निर्गमन जो किया जाता है वो दो प्रकार से किया जाता है, रोकड़ के लिए, रोकड़ के प्रतिफल के लिए या अन्य किसी प्रतिफल के लिए, रोकड़ के अतिरिक्त। तो उसके लिए मैंने आपको बताया कोई संपत्ति खरीदी हमने तो एंटीफाई एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट और वेंडर को पेमेंट कर दिया शेयर कैपिटल से। स्टूडेंट यहाँ पर कोई भी कैश का ट्रांजैक्शन नहीं होगा। इसके बाद जब इसको शेयर करते हैं कंसिडरेशन फॉर कैश, यहाँ पर 3 कंडीशन अप्लाई होती हैं। वो कंडीशन क्या अप्लाई होती है हमारे पास, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। एट पार का मतलब होता है समूल्य पर 10 वाले शेयर को 10 का बेचना या निर्गमित करना। एट प्रीमियम का होता है 10 वाले शेयर को उससे ज्यादा का अधिमूल्य या मूल्य से अधिक पर बेचना। एट डिस्काउंट होता है अवमूल्य, मूल्य से कम, तो 10 वाले शेयर को उससे कम पर बेचना। स्टूडेंट इतना क्लियर हो गया होगा। अभी मैं यहाँ पर सेकंड कंडीशन आपको क्लियर हो गई होगी। सेकंड कंडीशन को मैं साफ कर रहा हूँ, फर्स्ट कंडीशन को और मैं आपको डीपली समझाऊंगा। जब हम फर्स्ट कंडीशन को और ज्यादा डीपली जाते हैं स्टूडेंट, तो यहाँ पर इशू कम कर रहे हैं, लेकिन प्रोसेस क्या होता है कैश रिसीव करने का, कैश रिसीव करने की प्रक्रिया क्या होती है, तो यहां पर हम लेके चलेंगे इस कंडीशन में प्रोसेस फॉर पेमेंट, भुगतान की प्रक्रिया क्या होती है। यहां पर स्टूडेंट भुगतान की प्रक्रिया के अंतर्गत सबसे पहले जो हमारे पास होता है, सबसे पहले हमारे पास, पहले मैं आपको समझा दूं, 2 कंडीशन होती है। पहला पैसे को किस्तों में लेना, दूसरा पैसे को एक साथ लेना। तो स्टूडेंट में आपको सबसे पहले लंप सम को बताता हूं। लंप सम का मतलब होता है एक साथ पैसे को लेना। सेकंड हमारे पास है इंस्टॉलमेंट यानी किस्तों में लेना। इसको एक मुश्त भी कहते हैं, क्या कहते हैं हिंदी में, एक मुश्त, एक मुश्त पेमेंट लेना। और यहाँ पर क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, किस्तों में भुगतान लेना। तो स्टूडेंट हमारे पास पैसा किस्तों में लिया जाता है, इंस्टॉलमेंट में लिया जाता है। तो इंस्टॉलमेंट क्या होती है, इंस्टॉलमेंट स्टूडेंट हमारे पास होती है नंबर फर्स्ट, नंबर सेकंड, नंबर थर्ड और नंबर 4। नंबर फर्स्ट पे हमारे पास होता है आवेदन। हिंदी में मैं आपको थोड़ा समझाना चाहूंगा ताकि आप, क्योंकि हमारा मीडियम हिंदी है तो मैं किताब में सारा हिंदी में दे रखा होगा। आवेदन जिसको हम एप्लीकेशन कहते हैं, एप्लीकेशन। उसके बाद आवंटन, जिसको इंग्लिश में हम अलॉटमेंट कहते हैं। उसके बाद फर्स्ट कॉल, प्रथम याचना, हिंदी में क्या कहते हैं, प्रथम याचना, फर्स्ट कॉल। उसके बाद आगे कितनी कॉल हो सकती है, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल। तो स्टूडेंट ये हमारे पास किस्तों में पैसा लेना। अब ये प्रक्रिया क्या है, इसमें जर्नल एंट्री किस प्रकार से होंगी, जैसे मैंने आपको सेकंड कंडीशन में बताई थी, असेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट और वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। लेकिन जब पैसा लमसम लिया जाएगा या इंस्टॉलमेंट में लिया जाएगा तो उसमें एंट्री किस प्रकार से होंगी। स्टूडेंट इसको समझने के लिए मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बताता हूँ। यदि आप उस तरीके को समझ
कर लेंगे। आप कहीं पर भी किसी भी प्रकार का जब भी अंकों का निर्गमन आएगा एंट्रियां बड़ा इजीली बना लेंगे। स्टूडेंट बहुत आसान प्रोसेस है, वो उसको ध्यान से समझेंगे। वो प्रोसेस क्या है स्टूडेंट, उसके लिए हम बनाते हैं एनालिसिस टेबल। एनालिसिस टेबल जिसको हिंदी में हम विश्लेषण सारणी कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट, विश्लेषण सारणी। तो यहाँ पर जो एनालिसिस टेबल होती है स्टूडेंट, हमारी ये 4 पार्ट्स में डिवाइड होती है। वो 4 पार्ट्स कौन से होते हैं स्टूडेंट, पहला जो हमारे पास होता है फर्स्ट कॉलम, वो होता है कॉल्स का। दूसरा होता है ड्यू का। तीसरा वाला होता है रिसीव्ड का। और फोर्थ और लास्ट वाला जो होता है रिमार्क। यदि हिंदी में लेकर के चलते हैं इसको, कॉल्स को हिंदी में कहते हैं याचना, ड्यू को हिंदी में कहते हैं हम दे, रिसिप्ट को हम हिंदी में कहते हैं प्राप्ति, और हमारा रिमार्क वाले को हम कहते हैं टिप्पणी। अभी हमारे पास जो एंट्रियां बनती हैं वो केवल रिसिप्ट की बनती हैं, ड्यू की बनती हैं। कॉल और रिमार्क वाला कॉलम जो होता है ये केवल हमें हेल्प करता है इसके लिए एंट्री बनाने के लिए। इसके लिए स्टूडेंट हमारे पास बेस एंट्री होती है। बेस एंट्री यदि हम रिसिप्ट वाले के लिए लेके चलते हैं तो रिसिप्ट वाले के लिए बेस एंट्री हमारे पास होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल्स अकाउंट। क्योंकि पैसा रिसीव हो रहा है इसलिए एंट्री में लिख देंगे बी शेयर कॉल मनी क्या है रिसीव। इसके बाद स्टूडेंट ड्यू वाली एंट्री को लेके चलते हैं। ड्यू के लिए हमारी बेस एंट्री होती है, क्योंकि यहाँ पर पैसा नहीं आता इसलिए डेबिट करते हैं किसको, शेयर कॉल्स को। शेयर कॉल्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये पैसा कैपिटल में ट्रांसफर हो जाता है। नरेशन लिख देते हैं बी शेयर कॉल्स मनी क्या है हमारा ड्यू। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारे पास एनालिसिस टेबल पूरे के पूरे क्वेश्चन की समरी होती है। इसके द्वारा हम क्वेश्चन को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर 2 कंडीशन मैंने आपको बताई थी। पहला लमसम मनी, पैसा एक साथ लेना। दूसरा पैसा किस्तों में लेना। स्टूडेंट यहाँ पर एंट्रियों में चेंज क्या होता है, जैसे मैंने आपको कॉल्स में बताया था, कॉल्स हमारे पास एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल एंड अदर्स कॉल जितनी होती हैं, तो स्टूडेंट चेंज वहाँ पर क्या हो रहा है, केवल हमारा कॉल्स चेंज हो रहा है। एंट्री में भी क्या चेंज होगा स्टूडेंट, हमारा केवल कॉल्स ही चेंज होगा। इसके लिए स्टूडेंट हम अपनी बुक का क्वेश्चन देखते हैं। मुझे उम्मीद है किताब आपके सभी के पास होंगी। यदि नहीं है किताबें तो वो मुझे एक बार मेरे पर्सनल नंबर पर कॉल करके बता देंगे। मैं आपको क्वेश्चंस की पीडीएफ बना कर भेज दूंगा। स्टूडेंट हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर मैं आपको समझाऊंगा 5th क्वेश्चन। यहाँ पर बोला गया मॉनी लिमिटेड ने 20,000 अंश निर्गमित किए हैं। जो मॉनी लिमिटेड है उसने अपने 20,000 अंशों को बाजार में बेचा है और ऊपर जो पैसा मांगा है वो इंस्टॉलमेंट में मांगा है। पहले मैं आपको इंस्टॉलमेंट वाला बता रहा हूँ, लमसम वाला उसको बाद में बताऊंगा। स्टूडेंट मॉनी लिमिटेड ने 20,000 अंशों को बाजार में बेचा है। बेचने पर क्या हुआ स्टूडेंट, उसने जो कॉल्स की हैं उसने आवेदन प्लस आवंटन
इनको एक साथ कॉल किया है। प्रथम याचना, उसके बाद द्वितीय याचना, इस तरीके से पैसा मांगा है। आवेदन पर मांगा है 5 रुपए इसने, ठीक है स्टूडेंट। आवेदन और आवंटन दोनों एक साथ उसमें मांगा है इसने 5 रुपए। उसके बाद स्टूडेंट फर्स्ट कॉल में मांगा है इसने कितना 3 रुपए और सेकंड कॉल में कितना मांगा है 2 रुपए। कुल शेयर आपका 10 रुपए का था, यहाँ पर 10 रुपए का शेयर था। इस शेयर को इसने 10 रुपए में ही बेचा है, तो कैसा होगा, सममूल्य का अंशों का निर्गमन हो गया। यदि हम इसकी वैल्यू को एनालिसिस टेबल में रखते हैं तो स्टूडेंट किस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे, एक बार समझ लेंगे एनालिसिस टेबल को। क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट हमारे पास 5 या 5वां किस प्रकार से सॉल्व करना है उसको ध्यान से देखेंगे हम। पहली कॉल हमारे पास आवेदन और आवंटन साथ साथ है, तो यहाँ पर कौन वाले कॉलम में लिख लेंगे आप एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। इसके बाद स्टूडेंट हमारे पास प्रथम याचना है, इसको लिखेंगे फर्स्ट हाफ। इसके बाद हमारे पास सेकंड याचना है और जो द्वितीय याचना है वहां जाकर के 10 रुपए इसके पूरे हो रहे हैं। इसके साथ इसको फाइनल भी लगा सकते हैं, फाइनल कॉल भी लिख सकते हैं या सेकंड फाइनल कॉल लिख सकते हैं। एप्लीकेशन अलॉटमेंट में 5 रुपए, फर्स्ट कॉल पर 3 रुपए, सेकंड फाइनल कॉल पर 2 रुपए, कुल टोटल आपके पास 10 रुपए हो जाएगा। इसने इशू कितने शेयर किए थे स्टूडेंट, इसने 20,000 अंशों का निर्गमन किया है। 20,000 को गुणा कर देंगे स्टूडेंट एप्लीकेशन में 5 से, 20,000 गुणा कर देंगे फर्स्ट कॉल पर 3 से और 20,000 को गुणा कर देंगे 2 से सेकंड एंड फाइनल पर। स्टूडेंट हमारे पास जो मल्टीप्लाई करके गुणा करके आएगा एप्लीकेशन अलॉटमेंट में 1 लाख, फर्स्ट कॉल में 60,000, सेकंड और फाइनल कॉल में 40,000। रिसीव वाले कॉलम में भी यही अमाउंट डाल देंगे आप स्टूडेंट। अब यहां पर एंट्री करने का सीक्वेंस या क्रम क्या होगा, तो स्टूडेंट सबसे पहले एक हमारे पास अंशों के निर्गमन की प्रक्रिया होती है। जब भी अंशों को बाजार में बेचा जाता है तो स्टूडेंट सबसे पहले अंशों को बाजार में बेचने के लिए एक प्रॉस्पेक्टस इशू किया जाता है। प्रॉस्पेक्टस या प्राविवरण जब निर्गमित किया जाता है तो उसके ही अनुसार लोग कंपनी के पास आवेदन करते हैं, अंशों के लिए एप्लीकेशन डालते हैं। इसको मैं आपको बहुत ही आसान वे में इजी फॉर्म में समझाना चाहूँगा। जैसे आप एडमिशन के लिए कॉलेज में आते हैं, तो एडमिशन में कॉलेज में आने पर सबसे पहले आप जब कॉलेज में आते हैं एडमिशन के लिए तो आपको एक बुकलेट दी जाती है जिसमें कि कॉलेज की पूरी डिटेल होती है और स्टूडेंट उस डिटेल के साथ एक फॉर्म होता है, तो उसको कहते हैं प्राविवरण या प्रॉस्पेक्टस, जिसमें पूरे कॉलेज का डिटेल होता है। इसी तरीके से कंपनी भी एक प्रॉस्पेक्टस इशू करती है और उसके लास्ट में एप्लीकेशन का फॉर्म होता है। जिसको शेयर लेने होते हैं वो एप्लीकेशन लगाता है। बिल्कुल सेम उसी प्रक्रिया के अंतर्गत जैसे आप एडमिशन लेते हैं, एडमिशन लेने पर क्या होता है, आपको सबसे पहले फीस जमा करनी होती है, आप क्लास में आके पढ़ना शुरू कर देते हैं और फॉर एग्जाम्पल अप्रैल में आपका एडमिशन हुआ तो आपके अप्रैल की फीस जमा हो जाएगी। जब मई का महीना चलेगा तो टीचर आपको फीस के लिए बोलेंगे, तो वो क्या हुआ, वो आप सबसे पहले उसको कॉल किया जाएगा, उसके बाद आप पेमेंट करेंगे, उसके बाद फिर आप जून में आएंगे तब आपको कॉल किया जाएगा पैसे के लिए, तब आप उसको पेमेंट करेंगे। बिल्कुल सेम प्रोसेस यही है। अंशधारी सबसे पहले क्या करते हैं, एप्लीकेशन डालते हैं, तो सबसे पहले कंपनी को एप्लीकेशन का पैसा रिसीव होता है, उस पैसे को शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया जाता है, वो एंट्री नंबर 2 हो जाती है। इसका फर्स्ट कॉल पर जब आएंगे तो सबसे पहले क्या किया जाएगा, कॉल किया जाएगा और उसके बाद उसका पैसा रिसीव होगा। फिर सेकंड एंड फाइनल कॉल का पैसा क्या किया जाएगा स्टूडेंट, कॉल किया जाएगा और फिर क्या होगा स्टूडेंट, इसको हम रिसीव करेंगे।
ठीक है स्टूडेंट। अब यदि सीक्वेंस को लेकर के चलते हैं तो यहाँ पर फर्स्ट एंट्री यदि हम बनाएंगे तो कॉल्स वाले कॉलम में फर्स्ट के सामने क्या लिखा हुआ है, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। स्टूडेंट यहाँ पर क्या डाल देंगे, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। सेकंड एंट्री पर आते हैं, सेकंड एंट्री पर आपके पास कॉल्स वाले कॉलम में क्या लिखा हुआ है, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। ये चेंज कर देंगे, बहुत आसान है बनाना, समझ में आ गया होगा। केवल एक डिफरेंस है, यदि हम कंपैरिजन करते हैं ड्यू और रिसीव्ड में, एप्लीकेशन में पहले रिसीव्ड है फिर ड्यू है, बाकी दोनों में ड्यू पहले है और रिसीव्ड बाद में, ड्यू पहले है और रिसीव्ड बाद में। ऐसी कंडीशन में स्टूडेंट चूंकि एप्लीकेशन में पहले रिसीव्ड हो रहा है फिर ड्यू हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में नरेशन में सेकंड एंट्री में ड्यू न लिख के स्टूडेंट क्या लिखते हैं, ट्रांसफर। क्या लिखते हैं, ट्रांसफर। क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट। एक बार सभी क्वेश्चन नंबर 5 की एंट्रियां बना के मुझे सेंड करेंगे और सेंड करने पर क्या करना है हमें, यदि आपको समझ में आ गया होगा तब मैं आगे चलूंगा, नहीं तो उसको मैं यहीं पर फिर दोबारा आपको समझाऊंगा। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद स्टूडेंट हम आगे मिलेंगे। धन्यवाद।